वेलकम टू लर्निंग एंड टीचिंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लैडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली यानी कि फ्लैडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम। तो इसमें क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, अंतःक्रिया विश्लेषण यानी क्लास के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उनका विश्लेषण करना, उसी को नाम दिया गया फ्लैडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। इसकी जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की परिभाषा फ्लैडर के द्वारा दी गई थी, इसलिए फ्लैडर के नाम पर ही इसका नाम रखा गया, फ्लैडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर अंतःक्रिया विश्लेषण क्या है उसके बारे में बताएंगे, फिर आता है अंतःक्रिया विश्लेषण विधि के क्या कौन कौन से उद्देश्य हैं, फिर अंतःक्रिया विश्लेषण फ्लैडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली क्या थी, फिर हम पढ़ेंगे इसमें जैसे कि इसकी कैटेगरीज हैं, फ्लैडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज, जिसमें 3 कैटेगरीज हैं, शिक्षक वार्ता, छात्रा वार्ता और मौन यानी कि कोई वार्ता नहीं। तो उनको पढ़ेंगे, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आता है जैसे कि फ्लैडर की कक्ष में घटित होने वाले व्यवहारों के निरीक्षण के नियम यानी कि या प्रोसीजर क्या रहता है, इसका कौन कौन से रूल्स होते हैं ऑब्जर्वेशन के, वो फिर हमें इसके गुण और दोष के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं हम। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, कक्षा में शिक्षक विभिन्न क्रियाएं करता है, फलस्वरूप कक्षा में शिक्षक एवं छात्र के मध्य विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं होती हैं। यह अंतःक्रिया शिक्षक व्यवहार की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इन अंतःक्रियाओं के विश्लेषण से शिक्षक व्यवहार परिलक्षित होते हैं। शिक्षक व्यवहार शिक्षक के वे व्यवहार या क्रियाएं होती हैं जो कक्षा में निर्देशन तथा मार्गदर्शन या अधिगम से संबंधित होते हैं। तो जैसे कि ये क्या है, कक्षा में जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो क्या होते हैं वार्तालाप होते रहते हैं, यानी कि जो जिस प्रकार से अध्यापक वार्ता करता है, जिस प्रकार से अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, उस व्यवहार को क्या किया जाता है अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में, उसको व्यवहार को विश्लेषण किया जाता है। यानी कि टीचर स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से व्यवहार करता है और इस प्रकार, और इसके में टीचर के साथ साथ छात्रों का व्यवहार भी उसका विश्लेषण किया जाता है। तो अंतःक्रिया विश्लेषण का क्या मतलब है, शिक्षक के व्यवहार या क्रियाओं के क्रमबद्ध निरीक्षण पर विधि के द्वारा जो विश्लेषण किया जाता है उसे अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। यानी कि शिक्षक के व्यवहारों का क्रमबद्ध ढंग से निरीक्षण ही क्या कहलाता है, अंतःक्रिया विश्लेषण। कक्षा में घटने वाले प्रत्येक घटना का वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित निरीक्षण करने की व्यवस्था करना और प्रत्येक घटना का विश्लेषण करना, यह विधि कक्षा में होने वाले प्रत्येक घटना का लेखा जोखा करती है। इस विधि के अंतर्गत जो भी कक्षा में जो भी कार्य होता है या जो भी घटनाएं होती हैं उनका लेखा जोखा किया जाता है। इसमें क्या होता है, कक्षा में घटने वाले प्रत्येक घटना का वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित ढंग से निरीक्षण किया जाता है। फिर इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि शिक्षक के अंदर कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं। बहुत तरह के व्यवहार की प्रकृति का अध्ययन करना, यानी कि शिक्षक का जो ज्ञान का स्तर वो कितना है उसका अध्ययन किया जाता है। शिक्षक छात्र व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है, शिक्षक और छात्र के मध्य जो भी बातचीत होती है वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं दोनों, तो उसका विश्लेषण करना। कक्षा कार्य का विश्लेषण करना, कक्षा के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं उनका विश्लेषण करना। शिक्षक के सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवेश में अंतःक्रिया का विश्लेषण करना। फिर आता है फ्लैडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली क्या थी। फ्लैडर ने सन 1959 में कक्षा के शाब्दिक व्यवहार पर आधारित अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली विकसित की, जो कक्षा के अंदर होने वाली विभिन्न घटनाओं का निरीक्षण क्रमबद्ध रूप से वैज्ञानिक ढंग से करती है। इस पद्धति में शाब्दिक व्यवहार के 10 वर्ग शामिल है, जिनको 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो जो ये प्रणाली है उसको 3 मुख्य भागों में बांटा गया है और इसमें कितने वर्ग शामिल है, 10 वर्ग शामिल है। तो ये 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, जैसे कि शिक्षक कथन या शिक्षक वार्ता कह सकते हैं हम, छात्र कथन यानी कि छात्र वार्ता, या मौन या साइलेंस यानी कि कोई वार्ता नहीं। तो ये 3 मुख्य भाग हैं, शिक्षक वार्ता या शिक्षक कथन, छात्र कथन और कोई वार्ता नहीं यानी कि मौन। तो अब फ्लैडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरीज कौन कौन सी, कितनी कैटेगरीज हैं इसकी, जैसे मैंने पढ़ा शिक्षक वार्ता, छात्र वार्ता और मौन वार्ता, 3 भाग हैं, 3 कैटेगरीज हैं और इन कैटेगरीज के 10 वर्ग हैं। जैसे कि शिक्षक वार्ता में
हमारे पास दो वर्ग, इसे दो वर्गों में और बांटा गया, जैसे कि अप्रत्यक्ष प्रभाव यानी कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस और प्रत्यक्ष प्रभाव यानी कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। फिर छात्र वार्ता, इसमें क्या होता है, दो पार्ट इसके किए गए हैं। अध्यापक के प्रश्नों का छात्र उत्तर देते हैं। फिर आता है छात्र स्वयं वार्ता के लिए पहले करते हैं। फिर मौन में एक पार्ट है, यानी कि जो शिक्षक वार्ता है उसके दो पार्ट किए गए और इसमें कितने वर्ग शामिल हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि शिक्षक वार्ता में 7 वर्ग शामिल हैं। फिर आए छात्र वार्ता में 2 वर्ग शामिल है और मौन वार्ता यानी कि कोई वार्ता नहीं, उसमें 1 वर्ग शामिल है, यानी कि कुल मिलाकर कितने वर्ग हुए, 10, यानी कि 10 वर्ग हैं। तो इस जो फ्लैडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस को 3 कैटेगरीज में बांटा गया और फिर उनमें कितने वर्ग शामिल है, 10 वर्ग शामिल है, जिसमें शिक्षक वार्ता में 7 वर्ग और छात्र वार्ता में 2 वर्ग और कोई वार्ता नहीं, उसमें 1 वर्ग शामिल है। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं। तो शिक्षक वार्ता में अप्रत्यक्ष प्रभाव यानी कि इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में क्या आता है, विचार स्वीकृति, फिर आता है प्रशंसा, छात्रों के विचारों के उपयोग, फिर आता है प्रश्न करना। प्रत्यक्ष प्रभाव में क्या आता है, भाषण देना, निर्देश देना, आलोचना तथा अधिकार प्रदर्शन करना। फिर आता है छात्र वार्ता में आता है अध्यापक के प्रश्नों के छात्र उत्तर देते हैं और छात्र स्वयं वार्ता के लिए पहल करता है। फिर आता है मौन या विभ्रांति यानी कि कोई वार्ता नहीं होती। ये जो वर्ग है ना, हमें इन्हें ऐसे याद रखना है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पे क्या आता है, विचार स्वीकृति, तो फर्स्ट पॉइंट पे हमें विचार स्वीकृति लिखनी है। फिर आता है प्रशंसा, फिर छात्रों के विचारों का उपयोग, प्रश्न करना, इन आगे पीछे नहीं करना। जो वर्ग है इनकी ये संख्या है, यानी कि इस जो पॉइंट टू पॉइंट हमें ऐसे याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे कि इसमें क्या आता है, विचार स्वीकृति में अप्रत्यक्ष प्रभाव, जैसे कि हम देखते हैं इसमें सबसे पहला था विचार स्वीकृति। इसमें क्या होता है, शिक्षक छात्र की भावनाओं को स्वीकार करता है। इस श्रेणी में छात्र को अपनी भावनाओं को प्रदर्शन करने का अधिकार होता है, यानी जो भी छात्र विचार जो भी अपनी भावनाएं प्रकट करता है उनकी भावनाओं को स्वीकार किया जाता है। जैसे कि शिक्षक जब कक्षा के अंदर जाता है तो उसकी कक्षा की स्थिति को देखकर या फिर स्टूडेंट्स हैं उनके चेहरे को देखकर ही पता लग जाता है कि वे पढ़ने के लिए कितने तैयार हैं, यानी कि शिक्षक जो है छात्रों की भावनाओं को स्वीकार करता है। फिर उसी प्रकार से अन्य और भी भावनाएं होती हैं जिसे टीचर जो है स्वीकार करता है। फिर दूसरा क्या था, प्रत्यक्ष प्रभाव में दूसरा वर्ग कौन सा था, प्रशंसा करना। इसमें क्या होता है, इस श्रेणी में शिक्षक छात्रों की क्रिया की प्रशंसा करते हैं, यानी कि जो भी वे अच्छा काम करते हैं, किसी क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो उनकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। उसमें उत्तम, अच्छा आदि कहते हुए, यानी कि गुड, वेरी गुड, ऐसे इन शब्दों का प्रयोग करके स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया जाता है। फिर तीसरे वर्ग में कौन सा है, विचारों का उपयोग करना। इसमें कोई भी विद्यार्थी जो भी विचार प्रकट करता है, यानी कि कोई भी टीचर कुछ क्वेश्चन पूछता है या फिर कुछ कक्षा में कुछ पढ़ाया जा रहा है तो विचार अपने जो स्टूडेंट है वो अपने विचार व्यक्त करता है। तो हाँ, कई बार क्या होता है, टीचर ये कहता है हाँ मैं समझ गया, फिर उन जो विचारों का है वो अपने शिक्षण में प्रयोग करता है, यानी कि उससे जो स्टूडेंट ने बताया उनके और अपने शिक्षण को और भी प्रभावित बनाता है। फिर आता है प्रश्न पूछना। इस श्रेणी में क्या होता है, केवल प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है टीचर स्टूडेंट से प्रश्न पूछे या फिर स्टूडेंट जो है टीचर से प्रश्न पूछे, उस विषय से रिलेटेड संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं। फिर ये है प्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव में हमने कितने वर्ग पढ़े, 4 वर्ग पढ़े। जैसे कि सबसे पहले विचार स्वीकृति, जिसमें शिक्षक छात्रों की भावनाओं का स्वीकार करता है। फिर आधा प्रशंसा करना, टीचर स्टूडेंट्स की प्रशंसा करता है। फिर विचारों का उपयोग करना, विचार जो स्टूडेंट जो भी विचार प्रकट करते हैं उनको स्वीकार करता है, उनका उपयोग अपने शिक्षण विधि में करता है। फिर आता है प्रश्न पूछना। इसमें क्या होता है, केवल प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है अप्रत्यक्ष प्रभाव के बाद आता है प्रत्यक्ष प्रभाव। इसमें क्या होता है, सबसे ये फिफ्थ पॉइंट है, जैसे कि यानी कि 5वां वर्ग। प्रत्यक्ष प्रभाव में क्या होता है, इसे हमें डायरेक्ट टीचर बिहेवियर भी कह सकते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो है टीचर का बिहेवियर पता चलता है। जैसे कि सबसे पहले आता है भाषण देना, फिर आता है निर्देश देना, आलोचना तथा अधिकार प्रदर्शन करना। तो ये है इसमें। भाषण देना में क्या होता है, श्रेय देने के लिए या जब शिक्षक कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है या किसी चीज़ के बारे में चर्चा करने के लिए किया जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, टीचर भाषण देता है, यानी कि कुछ
समझाने का प्रयास करता है। फिर आता है निर्देश देना। विद्यार्थियों को कक्षा में कुछ करने के लिए कहना क्या होता है? निर्देश देना। स्टूडेंट्स को पुस्तक में से पाठ पढ़ने के लिए कहता है या याद करने के लिए कहता है, फिर ये कहता है कि स्टूडेंट्स जो है वो सामने खड़े हो जाओ, तो इस प्रकार के निर्देश देता है। फिर 7वें वर्ग में क्या आता है? आलोचना तथा अधिकार प्रदर्शन करना। इस श्रेणी में अध्यापक विद्यार्थियों के बुरे व्यवहार व कार्य के लिए उनकी आलोचना करता है। अध्यापक कहता है मुझे यह पसंद नहीं, यानी कि कुछ कार्य स्टूडेंट्स अगर ऐसा कर देते हैं जो कि टीचर को पसंद नहीं होता, तो टीचर क्या करता है? उनकी आलोचना करता है यह करके कि मुझे यह काम पसंद नहीं है, तुम्हारे ऐसा व्यवहार पसंद नहीं है, चुप रहो, मैं आपको कक्षा से बाहर निकाल दूंगा, इस तरीके से। फिर 8वां वर्ग क्या है? छात्र वार्ता प्रतिक्रिया। इसमें क्या होता है? छात्र अध्यापक के सवालों का जवाब देते हैं। फिर आता छात्र वार्ता के लिए पहल करते हैं। इस श्रेणी में छात्र अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं। यानी कि छात्र वार्ता में छात्र अध्यापक के सवालों का जवाब देते हैं, जबकि छात्र वार्ता के लिए पहल करना में क्या होता है? वे स्वयं पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। फिर 10वां वर्ग क्या कौन सा है? मौन या भ्रम। कक्षा में कुछ समय के लिए सभी एक साथ बोलते हैं, जिससे कक्षा में अव्यवस्था यानी कि कन्फ्यूजन हो जाती है, जिसमें किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, अथवा कक्षा में कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है? मौन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है कक्ष में घटित होने वाले व्यवहारों के निरीक्षण के नियम कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से नियम हैं? जैसे कि निरीक्षणकर्ता को 10 वर्गों के लिए निर्धारित कोड नंबरों को अच्छी तरीके से याद करना है चाहिए, यानी कि जो भी ये 10 वर्ग दिए हैं इनको ऐसे ही, यानी कि कोड नंबर जो भी हैं उसी हिसाब से इनको याद रखना है। फिर आता है निरीक्षक को कक्षा के आखिर में बैठकर अध्यापक के शिक्षण का निरीक्षण करना चाहिए। हर 3 सेकंड पर अंकित करना, हर 3 सेकंड के बाद व्यवहार के वर्ग क्रमांक को आलेख पत्र पर अंकित करना चाहिए। निरीक्षणकर्ता को निष्पक्ष भाव से करना चाहिए। यदि अध्यापक द्वारा मजाक करने पर विद्यार्थियों की भावना को ठेस पहुँचते हैं तो हम उसको कौन से क्रमांक में अंकित करेंगे? 7वें कौन सा था? जैसे कि कौन सा वर्ग था? 7वां, आलोचना तथा अधिकार प्रदर्शन करना। तो अगर अध्यापक किसी स्टूडेंट्स का मजाक करता है, यानी कि उसके ऐसा मजाक करता है जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती है, यानी कि टीचर क्या करता है? उनकी आलोचना करता है, तो यह कौन सा वर्ग था? 7वां वर्ग। तो इसको 7वां वर्ग में ही जो निरीक्षण करता है वो अंकित करेगा। फिर आता है यदि अध्यापक द्वारा पूछे गए छोटे प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी सामूहिक रूप से देते हैं तो यह कौन सा वर्ग है? 8वां वर्ग। तो इसे 8वें वर्ग में ही अंकित करेगा। तो 8वां वर्ग कौन सा था? जैसे कि छात्र वार्ता प्रतिक्रिया, यानी कि छात्र अध्यापक के सवालों का जवाब देते हैं, तो इसे 8वें वर्ग में रखेगा। फिर आता है यदि अध्यापक विद्यार्थी को उसके नाम से पुकारते हैं, यानी कि उसकी क्या करते हैं? नाम से पुकार रहे हैं, तो इससे हम 4th यानी कि जो चौथा वर्ग था उसमें अंकित करेंगे। इसमें क्या होता है? विद्यार्थी शायद प्रश्न पूछना था, 4th वर्ग कौन सा था? इसमें था कि प्रश्न पूछना, यानी कि अगर नाम से पुकारा है टीचर, यानी कि क्या चाह रहा है उस बच्चे से, कोई किसी प्रश्न का उत्तर चाहता है टीचर, तो इसे हमें 4th वर्ग में रखेंगे। फिर आता कुछ शब्द जैसे कि ठीक है, अच्छा, हाँ आदि, अगर ये शब्द टीचर प्रयोग करता है इसका मतलब क्या कर रहा है? टीचर उस स्टूडेंट की प्रशंसा कर रहा है, तो इसे कौन से वर्ग में रखा जाएगा? दूसरे वर्ग में रखा जाएगा। कि दूसरे वर्ग में जो निरीक्षण करता है इसे नोट करेगा। प्रातः निरीक्षण के बाद अंत्यक्रिया मैट्रिक्स की रचना की जाती है, जिसमें 10 पंक्तियाँ और 10 स्तंभ होते हैं, यानी कि जो है 10 रोज और 10 कॉलम्स होते हैं, और आलेख पत्र के सभी वर्ग क्रमांकों को मैट्रिक्स में अंकित किया जाता है, यानी कि जिस भी प्रकार का व्यवहार किया जाता है उससे वहाँ उसी वर्ग में क्या करता है, जो निरीक्षण करता है उसको टिक करता है, यानी कि अंकित कर देता है। फिर आता है फ्लैंडर्स अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रणाली के गुण कौन कौन से हैं। इसके यह प्रणाली छात्र और अध्यापक के व्यवहार का निष्पक्ष ढंग से निरीक्षण करती है। इसकी सहायता से कक्षा की गतिविधियों को जाना जा सकता है। यह कक्षा की सामाजिक और भावनात्मक वातावरण का अनुमान लगाने के लिए सहायता प्रदान करती है। इसकी मदद से अध्यापक को फीडबैक देकर व्यवहार में ऐच्छिक परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इस प्रणाली के द्वारा कक्षा में वातावरण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। फ्लैंडर्स अंत्यक्रिया विश्लेषण प्रणाली के कौन कौन से दोष हैं, जैसे कि इस प्रणाली में अध्यापक के केवल मौखिक व्यवहार को जांचा जा सकता है। इस प्रणाली की अधिक जटिलता के कारण इसे समझना सरल नहीं है।
ये तो क्योंकि इसमें बहुत सारी और भी पॉइंट्स हैं। इसमें मैट्रिक्स, जैसे कि मैट्रिक्स बनाई जाती है तो उसमें अलग अलग वर्ग अंकित किए जाते हैं, और व्यवहार कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिससे कि जो टीचर का व्यवहार है वो किस तरीके का व्यवहार है उसको पूरी तरीके से आंकलित किया जाता है। तो इसलिए जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है। इसमें जो है वर्ग विभाजन एक जैसा नहीं होता, क्योंकि जो छात्र वार्ता उसमें शायद 7 हैं, शिक्षक वार्ता में 7 है, फिर छात्र वार्ता में 2, फिर कोई वार्ता नहीं उसमें 1 ही वर्ग है। तो इसलिए जो वर्ग है वो वर्ग विभाजन भी एक जैसा नहीं है। फिर प्रशिक्षित निरीक्षणकर्ता की आवश्यकता होती है ताकि वो अच्छे से निरीक्षण कर सकें। केवल अध्यापक विद्यार्थी अंतःक्रिया को स्थान दिया गया है, न कि विद्यार्थी अंतःक्रिया, यानी कि जो छात्र एक दूसरे से क्या बातचीत करते हैं उसमें जैसे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, उसका निरीक्षण ही नहीं किया जाता इस प्रणाली में। इस प्रणाली को अपनाने में समय, शक्ति और धन का भी व्यय होता है। तो ये थी फ्लैडर्स की अंतःक्रिया प्रणाली। तो इसमें स्पेशली है क्या, इसमें क्या होता है, जो भी कक्षा के अंदर टीचर और छात्र में जो वार्ता होती है कि जो दोनों ही एक दूसरे के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है उनको विश्लेषण किया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, जो भी मान लो आप कोई भी टीचर है या कोई भी जो बच्चा है वो पढ़ाने के लिए जा रहा है, तो उसका भी सबसे पहले उसे ये देखा जाता है कि वो पढ़ा कैसे रहा है, यानी कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, वो किस प्रकार का अंतःक्रिया करता है उसका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो इसका जो यूज है वो आज भी किया जा रहा है, फ्लैडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण विधि का। किस प्रकार से शिक्षक को किसी बच्चे को शिक्षक के रूप में चयनित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसमें कई बार क्या होता है, एजुकेशन इम्प्लीकेशन में पूछ ले जाते हैं कि फ्लैडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण का टीचिंग लर्निंग यानी कि जो है शिक्षण अधिगम में इसका क्या है महत्व है। तो इसका यही महत्व है कि इसके द्वारा जो छात्र और जो शिक्षक हैं उनकी जो वार्तालाप है उसको नोट किया जाता है, यानी कि किस प्रकार से वे वार्तालाप करते हैं। अगर शिक्षक में कोई दोष है या वो अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है तो उसको क्या किया जाता है, फीडबैक प्रदान किया जाता है। तो जिससे कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वह अच्छे से हो जाता है, यानी कि टीचर फिर क्या होता है अच्छे से पढ़ाता है। तो इस प्रकार के इसमें क्या होता है, दोनों के व्यवहार को नोट किया जाता है और इससे जो अधिगम और जो शिक्षण है दोनों बहुत ही सरल बन जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।